हरिओम विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 12वीं के काव्य खंड से कविता पतंग लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। साहित्यकार आलोक धनवा जी को राहुल सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। आलोक धनवा जी पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। आप बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। पतंग कविता भी बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है। अब हम काव्य में प्रवेश करने से पूर्व कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इसको संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। यह कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक होने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे जो गिरकर संभलते हैं, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा करते हैं। अब हम कविता के प्रत्येक पंक्तियों के अर्थ को भाव सहित समझने का प्रयास करेंगे। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। भादो, भादो मास, सावन के बाद आने वाला महीना, शरद, शरद ऋतु अर्थात शीतारंभ का समय, झुंड, समूह, इशारों से, संकेतों से, मुलायम, कोमल। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। कवि कहते हैं कि भादो गया अर्थात बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे अब समाप्त हो गई है। तेज बौछारों और भादो मास की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु अर्थात शीत ऋतु का आगमन हुआ है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है, अर्थात प्रातःकालीन सुबह में आसमान में लालिमा छा जाती है। वह लालिमा ठीक उसी तरह होती है जैसे खरगोश की आंखों की लालिमा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। यहाँ पर कवि शरद
ऋतु को बच्चों के रूप में चित्रित कर उसका मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया की सबसे पतले कागज, बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती है। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। बच्चों की दुनिया उत्साह, उमंग व बेफिक्री का होता है। अब हम काव्य के सिर्फ सौंदर्य पर ध्यान देंगे। कवि ने शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, मिश्रित शब्दावली है। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेट भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। कपास एक प्रकार का पौधा है जिसके फल से रुई निकलती है। इस कविता में इस शब्द का प्रयोग कोमल व नरम अनुभूति के लिए हुआ है। बेसुध, मस्त, मृदंग, ढोल जैसा वाद्य यंत्र, पेट भरना, झूला झूलना, डाल, शाखा, अक्सर, प्रायः, रोमांचित, पुलकित, महज, केवल या सिर्फ। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कवि कहते हैं कि बच्चों का शरीर कोमल होता है। वे ऐसे लगते हैं मानो कपास की नरमी लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी ललायित रहती है। धरती उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती है। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती है। उनकी पदचापों से अर्थात चलते समय पैरों से निकलने वाली ध्वनि से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है।
छतों को नरम बनाने से कवि का आशय है कि बच्चे छत पर ऐसी तेजी और बेफिक्री से दौड़ते हैं मानो किसी नरम एवं मुलायम स्थान पर दौड़ रहे हों, जहां गिर जाने पर भी उन्हें चोट लगने का खतरा नहीं है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। बच्चे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाइयों पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया है। काव्य के सिर्फ सौंदर्य पर ध्यान देंगे। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहरी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में भावानुकूल सहज अभिव्यक्ति है। मिश्रित शब्दावली है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। शब्दार्थ रंध्रों, सुराखों, सुनहले सूरज, सुनहरा सूर्य। कवि कहते हैं कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं, अर्थात बच्चे खुद भी पतंगों के सहारे कल्पना के आकाश में पतंगों जैसी ही ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है, अर्थात खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं। हम में साहस व निडरता का भाव आ जाता है। हम भय को दूर छोड़ देते हैं। विशेष में देखेंगे, बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं। इस भाव की अभिव्यक्ति है। मुक्त छंद का प्रयोग है। मानवीकरण अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार है। दृश्य बिंब है। भाषा में लाक्षणिकता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।